हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 8 द कंट्री साइड अंडर द कंपनीज रूल। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक हमारा द कंपनी बिकम्स दीवान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक द परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किस तरीके का था और हम इसको समझते हैं। तो the economy was in ruins and most company official felt that the investment in land has to be encouraged। उस समय जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बेकार कंडीशन थी और जितने भी कंपनीज ऑफिशियल थे उनका मानना था कि लैंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए मतलब उसको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। तो इट वॉज एट दिस स्टेट दैट द आइडिया ऑफ फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू इन परपेचुटी इमर्ज। और एक ऐसी स्टेज आ गई कि लोगों ने मिलकर एक आइडिया जनरेट किया कि अब हमें फिक्स कर देना चाहिए लैंड रेवेन्यू। फाइनली आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल। उसके बाद सेटलमेंट लाएगा जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट बंगाल एंड बिहार बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब क्वेश्चन भी पुटअप होता है स्टूडेंट्स कि परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो आपको नाम लिखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। अब इसके दो फीचर्स थे, क्या क्या है। फर्स्ट फीचर है द जमींदार, राजास, तलुकदार्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स वर कन्वर्टेड इनटू सो मैनी लैंडलॉर्ड्स। जितने भी जमींदार हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तलुकदार हुआ करते थे और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं मतलब पैसा कलेक्ट करने का काम, उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया था बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स के अंदर। एंड द जमींदार वर नॉट ओनली टू एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द रेट। और जमींदार को ना ही सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम करेगा वो गवर्नमेंट का मतलब लैंड कलेक्ट करने के लिए, बल्कि दे वर ऑल्सो टू बिकम द ओनर्स ऑफ द एंटायर लैंड इन देयर जमींदारी। उनको ओनर बना दिया गया था पूरे लैंड का ताकि वो उसका पूरी देखरेख कर सके। एंड देयर राइट ऑफ ओनरशिप वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। और ये राइट देना उनको एक तरीके से क्या बोल देते हैं, हेरिडिटरी राइट। मतलब हेरिडिटी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब वो बना अब उसका आने वाली जनरेशन को भी वही मिलेगा और वो ट्रांसफरेबल रहेगा जो उसकी पीढ़ी चलती आएगी उनको। तो ऑन द अदर हैंड द कल्टिवेटर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ मेरे टेनेंट्स एंड वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स टू द सॉइल। और इससे क्या हुआ, जो कल्टिवेटर्स थे मतलब जो उनकी खेती पे काम करते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की, टेनेंट्स का मतलब जो किराए पे काम करना बोलते हैं जिसको, दूसरे की खेती करना, तो वो इस राइट से क्या हो गए, वो बहुत डिप्राइव्ड हो गए थे। द यूज ऑफ पैस्चर, फॉरेस्ट लैंड, इरिगेशन, फिशरीज वर सम ऑफ देयर राइट्स विच वर सेक्रीफाइस। और उनके जो राइट्स थे जैसे पैस्चर का हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया, इरिगेशन का हो गया, फिशरीज का हो गया, वो सारे ही राइट उन लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिए थे। In fact, the tenants of Bengal and Bihar were left entirely at the mercy of जमींदार्स। अब ये जितने भी टेनेंट्स थे जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते थे, जितने भी बड़े ज़मींदार होते थे उनकी ज़मीनों पे काम करते थे, अब वो उनके पास क्या हुआ, उनके पास कोई भी दे वर लेफ्ट एंटायरली, मतलब वो उनकी कंडीशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड दिस वॉज डन सो दैट द जमींदार्स माइट बी एबल टू पे इन टाइम द एक्सोर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू डिमांड बाय द कंपनी। और ये सब इसलिए किया जमींदार ने ताकि वो क्या कर सके, लैंड रेवेन्यू, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो क्या करते थे, लैंड जमीन पे जो खेती होती है उससे क्या पैसा अर्न करते थे, तो वो पैसा उनको मिल सके। तो ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट करी और कंपनी उनसे डिमांड करती थी कि भाई आप हमें पैसा दो, हाँ आप हमें लैंड के बदले रेवेन्यू दो। तो सेकेंड रीजन, ये तो फर्स्ट रीजन था, सेकेंड रीजन था द जमींदार्स वर टू गिव 10/11 ऑफ द रेंटल दे डिराइव फ्रॉम द पीजेंट्री टू द स्टेट कीपिंग ओनली 1/11 फॉर देमसेल्फ। और सेकंड रीजन ये था जितने भी जमींदार होते थे उनको क्या कहा गया था कि आप 10/11 जो पार्ट है आपका रेंटल का जो आप पीजेंट से कलेक्ट करोगे वो आप स्टेट के लिए कीप करोगे, उसमें से 1/11 अपने लिए रखोगे सिर्फ और बाकी का आप कंपनी को दे दोगे। तो बट द सम्स टू बी पेड बाय देम एज लैंड रेवेन्यू वर फिक्स्ड परमानेंटली। लेकिन जो अमाउंट था लैंड का जो उनको देना था वो फिक्स कर दिया था परमानेंटली। तो इफ द रेंटल ऑफ जमींदार स्टेट इंक्रीज ओनिंग टू एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर of his capacity to extract from his tenants, he could keep the entire amount of the increase। और अगर कोई रेंटल जो लेता है जमींदार स्टेट से, अगर वो इंक्रीज करना चाहता है, अपना एक्सटेंशन बढ़ाना चाहता है, कल्टीवेशन ज़्यादा करना चाहता है, इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, एग्रीकल्चर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मोर
टेनेंट्स को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगी ज़मीन का पार्ट, तो ही कुड कीप द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इंक्रीज, और वो अपना पूरा अमाउंट रख सकता है जो भी वो खेती बढ़ाता है। तो द स्टेट वुड नॉट मेक एनी फर्दर डिमांड अपॉन हिम, और स्टेट कोई फर्दर डिमांड इस पे नहीं रख सकता। तो एट द सेम टाइम द जमींदार हैड टू पे हिज रेवेन्यू ऑन द ड्यू डेट इफ द क्रॉप हैड फेल्ड, और जमींदार को जो रेवेन्यू देना होता है कंपनी को, वो तो फिक्स एक ड्यू डेट डिसाइड की जाती है कंपनी की तरफ से, उस ड्यू डेट पे चाहे उसकी क्रॉप फेल्ड भी क्यों ना हो, अदरवाइज हिज लैंड्स वर टू बी सोल्ड ऑफ, चाहे उसने लैंड भी क्यों ना बेच दिया, लेकिन उसको वो रेवेन्यू एट द फिक्स डेट देना ही पड़ेगा। तो न्यूमरस जमींदार वर 10 सोल्ड ऑफ, तो ऐसे करते करते बहुत सारे जमींदार तो क्या हो गए, बिक चुके थे। तो इनिशियल फिक्स रेवेन्यू वाज मेड आर्बिट्रेटरी विद द जमींदार्स, Therefore, the rates of revenue fixed were very high. अब जो रेट्स डिसाइड करी थी कंपनी ने जो फिक्स करने की, वो रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा थी। तो बिटवीन 1765-66 में एंड 1793 में लैंड रेवेन्यू नियरली डबल, मतलब लैंड रेवेन्यू बहुत जस्ट डबल हो गया था। तो जॉन शॉर्ट कैलकुलेटेड दैट इफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ बंगाल बी टेकन एज 100 एंड द गवर्नमेंट क्लेम 45, जब जॉन शॉर्ट ने कैलकुलेट किया कि भाई जो ग्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है बंगाल के अंदर, अगर हम उसको 100 भी मान लें, लेकिन गवर्नमेंट उनसे 45 क्लेम करती है, तो जमींदार रिसीव 15, तो एंड ओनली 40 रिमेन विद द एक्चुअल कल्टीवेटर, और बचा जो 40 है वो ही एक्चुअल कल्टीवेटर के पास रहता है। तो वन और रिजल्ट ऑफ हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज दैट नियरली हाफ ऑफ द जमींदारी लैंड्स वर पुट फॉर सेल बिटवीन 1794 एंड 1804। अब इस डिमांड के कारण, लैंड रेवेन्यू की डिमांड के कारण, सिर्फ नियरली हाफ ही जमींदार के लैंड्स बचे जिनको उन्होंने सेल के लिए रखा बिटवीन 1794 एंड 1807। Neither the जमींदार nor the cultivator nor tenants had an interest in improving the land. ना तो जमींदार को कोई इंटरेस्ट रहा, ना ही कल्टीवेटर्स को काम करने का इंटरेस्ट रहा, और जो किराए पे लेते थे भाई जमीन, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो किसी भी तरीके से लैंड को इम्प्रूव करें। तो देयर वॉज पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम फॉर जमींदार्स विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द लैंड। कुछ पॉसिबिलिटी उनको इनकम की नजर अगर जमींदार को आती भी, लेकिन वो कोई ट्रबल या रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करे। तो द कल्टीवेटर्स फाउंड द अरेंजमेंट मिजरेबल, उनको तो ये पूरी स्थिति ही बहुत खराब लगी। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज वेरी हाई, और अब जो कल्टीवेटर थे जो रेंट पे करते थे जमींदार को, वो भी बहुत ज़्यादा पे करते थे। एंड ही वॉज लेफ्ट जस्ट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली, और उसके बावजूद भी उनको क्या मिलता, उनको सिर्फ अपना फैमिली चलाने के लिए कुछ चीज़ मिल पाती, उससे ज़्यादा तो वो अर्न ही नहीं कर पाते थे। तो हिज लैंड वॉज इनसिक्योर बिकॉज ही फेल्ड टू पे द रेंट एंड ही वॉज इविक्टेड फ्रॉम द प्लॉट ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, और जो लैंड थी वो भी इनसिक्योर थी क्योंकि वो खुद की ज़मीन पे तो करते ही नहीं थे। इनफैक्ट रेंट भी पे करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था कल्टिवेटर्स के लिए, और वो पूरी तरीके से इससे बाहर नहीं निकल पाते थे, और जो लैंड वो कल्टीवेट करते थे जनरेशन उनकी एक डेब्ट ट्रैप में ही निकल जाती थी। सो ही फेल इन द क्रूअल क्लचेस ऑफ द मनी लैंडर फ्रॉम विच ही नेवर गॉट ऑफ, और वो पूरी की पूरी तरीके से मनी लैंडर के दबाव में आ जाते और ना ही वो उस स्थिति से कभी निकल पाते थे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।